तो मेरी जान आज हम बात करते हैं अपने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। फैराडे लॉ की बात हो चुकी थी, लेंज़ लॉ बात हो चुकी थी। अभी हमें इंडक्शन में दो अहम फिनोमेना है। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल की। उसी के बाद जो टॉपिक दूसरा आएगा वो हमारा सेल्फ इंडक्शन का होगा। सो मेरे बेटे, म्यूचुअल इंडक्शन, यही फिनोमेना ट्रांसफार्मर में भी इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले म्यूचुअल इंडक्शन में हमें यहां पे उसकी डेफिनेशन की बात करनी है। मेरा बेटा, म्यूचुअल इंडक्शन की बात करनी है। म्यूचुअल इंडक्शन में द फिनोमेना इन विच चेंजिंग करंट इन प्राइमरी कॉइल इंड्यूस एन ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल। द फिनोमेना in which changing current in primary coil, एक कॉइल में जब करंट की वैल्यू तब्दील होती है, मतलब इसमें कंडक्टर बी रेस्ट में है, मैग्नेट बी रेस्ट में है, इसमें जब करंट की वैल्यू तब्दील होगी, उस करंट में तब्दीली की वजह से उसके पास पड़ी हुई कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाता है, उसे हम नाम देते हैं, या ईएमएफ इंड्यूस होती है, उसे हम क्या नाम देते हैं मेरा बेटा? म्यूचुअल इंडक्शन का। द फिनोमेना इन विच चेंजिंग करंट इन प्राइमरी कॉइल इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल। इसको मेरा बेटा हम नाम देते हैं म्यूचुअल इंडक्शन का। सो मेरी जान, म्यूचुअल इंडक्शन में सबसे पहले हम डायग्राम देखते हैं, वही डायग्राम जो हम लोग एक्सप्लेन करते आ रहे हैं। फिलहाल आपने दो कॉइल ले ली, एक कॉइल को आपने कहा, एक कॉइल को करंट के सोर्स से अल्टरनेटिंग सोर्स दे दिया, ऐसा करंट जो कभी कम हो रहा है कभी ज्यादा हो रहा है। यहां पे डीसी सोर्स कभी नहीं लगा सकते, क्योंकि डीसी की वजह से कांस्टेंट करंट या कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगा, इसलिए आप यहां पे अल्टरनेटिंग करंट ही यूज करेंगे। मेरी जान, इसमें से एक तरफ से करंट एंटर हो रहा है, दूसरी तरफ से करंट लीव कर रहा है, कभी करंट कम हो रहा है, कभी करंट ज्यादा होता है। होता क्या है कि इसके पास पड़ी हुई कॉइल में, नियर बाय कॉइल जो एक और इसके पास पड़ी हुई है, उसके अंदर किसी किस्म का कोई आपने करंट का सोर्स नहीं लगाया, लेकिन इसके ऊपर लगा हुआ गैल्वेनोमीटर आपको नीडल मूव कर रही है, डिफ्लेक्शन दे रहा है। मतलब ये कि इसकी नियर बाय कॉइल में करंट इंड्यूस हो गया। इसके पीछे फिनोमेना क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे जो फिनोमेना या इसके पीछे जो रीजन है, आप सबको पता है कि जब इस कॉइल में करंट पास होगा, इसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड नियर बाय कॉइल में भी पास होगा। जब ये करंट कम या ज्यादा होगा, इसकी सराउंडिंग में पैदा होने वाला फील्ड भी कम या ज्यादा होगा। जब इसकी सराउंडिंग में पैदा होने वाला फील्ड कम या ज्यादा होगा, तो इसका फ्लक्स क्या होगा? चेंज। इस पूरे चैप्टर में हमने एक ही कीवर्ड पढ़ा कि आपको क्या चीज ऑब्जर्व करनी है? चेंज इन फ्लक्स। चेंज इन फ्लक्स। तो जाने मन, यहां पे आपके पास मेरे बेटे फ्लक्स में चेंज आ रहा है, और अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे कहता है कि अगर आपके पास एक कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो उसमें क्या इंड्यूस होगी? ईएमएफ। उसने ना कंडक्टर की मोशन की बात की, ना मैग्नेट के मोशन की बात की। फैराडे ने अगर बात की है तो सिर्फ और सिर्फ किसकी की है मेरा बेटा? चेंज इन फ्लक्स की। चेंज इन फ्लक्स की। सो अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मेरी जान, होता यूं है कि आपके पास इंड्यूस होती है ईएमएफ इन एन नंबर ऑफ कॉइल्स, चेंज इन फ्लक्स। ये हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म है किसकी मेरा बेटा? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। आपके पास
सेल्फ इंडक्शन के लिए जो डेरिवेशन आती है, जो फॉर्मूला आता है, हमें उसको प्रूव करना है। और वो आपके पास आता है कि आपके पास जो ईएमएफ इंड्यूस होती है वो आती है माइनस एम डेल आई पी ओवर डेल टी। कैसे भी डेल आई पी का मतलब क्या है, ये कॉइल नंबर 1 है हमारे पास, ये कॉइल नंबर 2 है हमारे पास। कॉइल नंबर 1 को हम नाम दे देते हैं प्राइमरी कॉइल का, कॉइल नंबर 2 को हम नाम दे देते हैं सेकेंडरी कॉइल का। ठीक है मेरी जान। प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी नियर बाय कॉइल में। तो फर्स्ट कंडीशन ही म्यूचुअल इंडक्शन में है चेंज इन करंट इन प्राइमरी कॉइल। अगर ऐसा नहीं, अब देखो ये दो सूरतों में हो सकता है। अगर क्वेश्चन ये कोई करे कि फर्ज करो मैं बैटरी ही लगाता हूं तो ऐसा क्या सर्किट में चेंज आएगा कि करंट चेंज होगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस। रियोस्टेट पढ़ा था, अगर रियोस्टेट जोड़ दिया जाए तो उसकी रेजिस्टेंस कभी कम होगी कभी ज्यादा होगी, तो करंट भी कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा। बट अगर वेरिएबल रेजिस्टर नहीं है तो फिर कभी भी बैटरी नहीं लगा सकते। आप क्या लगाएंगे मेरा बेटा, एसी सोर्स, ऑल्टरनेटिंग करंट। अब मेरी जान, इस कॉइल में जो करंट है उसको प्राइमरी करंट का नाम दिया जाता है। ये प्राइमरी करंट जितना चेंज होगा उतना ही हमारे पास क्या इंड्यूस होगी मेरा बेटा, ईएमएफ। यही था मेरे बच्चे। अब हमने इसकी डेरिवेशन करनी है। अब सबको मेरे पास मेरा बेटा पता है डेरिवेशन में पहला स्टेप यही है कि आपके पास जो फ्लक्स का चेंज है सेकेंडरी के अंदर, फ्लक्स का चेंज जो सेकेंडरी कॉइल में है वो डायरेक्टली किसके साथ रिलेट कर रहा है, प्राइमरी के करंट के साथ। अगर प्राइमरी में करंट चेंज नहीं होगा तो यहां पे फ्लक्स भी पैदा नहीं होगा। तो मैं लिख सकता हूं सेकेंडरी के अंदर जो आपके पास फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आईपी के। ठीक है मेरी जान। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ कॉइल्स होती हैं, ये तो किसी एक कॉइल के लिए n नंबर ऑफ कॉइल्स के लिए इसके साथ n आ जाएगा, ns phi s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईपी। इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करने के लिए हम क्या लेके आते हैं, कांस्टेंट। सो मेरी जान ns phi s इज इक्वल टू m i p। अब मेरे बेटे मुझे अगर m को डिफाइन करना है, व्हाट इज m, ये जो कांस्टेंट है ये क्या चीज है, ip दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड ns phi s ओवर ip इज इक्वल टू m। एंड व्हाट इज m? m is called mutual inductance of coil. m is called mutual inductance of coil. mutual inductance of coil. मेरे बच्चे म्यूचुअल इंडक्टेंस सिंपली आपके पास रेशो भी आ रही है, रेशो आ रही है आपके पास फ्लक्स की और प्राइमरी करंट की। भाई जितना ज्यादा मैं करंट में चेंज लाऊंगा फ्लक्स भी उतना ही ज्यादा चेंज होगा। कांस्टेंट हमेशा क्या रहेगा, सेम। कांस्टेंट हमेशा क्या रहेगा, सेम। मेरी जान म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो डिपेंडेंस है, अगर मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखूं तो प्राइमरी करंट पे भी है, नंबर ऑफ टर्न्स पे भी और फ्लक्स पे भी है। तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया ऑफ कॉइल और नेचर ऑफ द कोर। कॉइल की नेचर भी तो हो सकती है जिसमें करंट आएगा कम, किसमें क्या आएगा मेरा बेटा, ज्यादा। अब मेरे बेटे कल भी ये बात हुई थी, नंबर ऑफ कॉइल एक, सेकंड फैक्टर क्या आएगा मेरा बेटा हमारे पास, एरिया ऑफ कॉइल। उसके बाद मेरी जान क्लोजनेस ऑफ कॉइल। देखो जितना नियर बाय कॉइल होगी उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एंटर्ड होंगी कभी लीव करेंगी। मतलब कि फ्लक्स का चेंज क्लोजनेस ऑफ द कॉइल पे भी डिपेंड करता है, क्लोजनेस ऑफ द कॉइल पे भी डिपेंड करता है। तो मेरी जान क्लोजनेस ऑफ कॉइल एंड द फोर्थ वन कोर ऑफ मटेरियल। तो ये तो जाने मन आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस की डिपेंडेंस आ गई। एक शॉर्ट क्वेश्चन था, हमें अपना फॉर्मूला म्यूचुअल इंडक्टेंस की फॉर्म में लेके आना है। मैं इसी चीज को, ये जो आपके पास फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था वो हमें क्या कहते हैं, इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस ns डेल 5s ओवर डेल t। अब जरा गौर करें ns और 5s की वैल्यू आपके पास मौजूद है,
NS और 5S की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। तो मेरे बेटे आप क्या करेंगे, इसको इकट्ठा करके यहां पे लिख सकते हैं -m del IP, चेंज इन करंट लिख दिया, डेल्टा का साइन भी साथ लगा दिया जैसे उसके साथ था, del IP ओवर del T, किसके को आ गया मेरा बेटा, इंड्यूस EMF। देखिए वही चीज नहीं आ चुकी है हमारे पास, -m del IP ओवर del T। तो यहां पे दोबारा ये चीज क्लियर कर दूं कि आपके पास इंड्यूस्ड EMF इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द चेंज इन द करंट इन प्राइमरी कॉइल, और चेंज इन करंट की वजह से अगेन वही बात, किस में चेंज आता है, फ्लक्स में चेंज। इसलिए मैंने ये रेफरेंस जो फ्लक्स में चेंज की वजह से EMF इंड्यूस होती है, ये रेफरेंस कहां से लिया, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इससे प्रीवियस टॉपिक में भी मैं आपको ये बात क्लियर कर चुका हूं कि फैराडे लॉ इज द बैकबोन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो फिनोमेना कोई दूसरा एक्सपेरिमेंट भी या दूसरे लॉ भी एक्सप्लेन नहीं कर सके थे, जैसे कि मोशनल EMF में अगर कंडक्टर बी रेस्ट में है, मैग्नेट बी रेस्ट में है, लेकिन फिर भी EMF इंड्यूस हो रही है, उसकी रीजन क्या थी, चेंज इन द करंट इन प्राइमरी कॉइल। और यही फिनोमेना, इसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो ट्रांसफार्मर है, उसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे। अब मेरे बेटे अगर हम वी वांट टू डिफाइन द या वी वांट टू डू द यूनिट एनालिसिस फॉर द म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो कैसे कर सकते हैं मेरा बेटा, आप म्यूचुअल इंडक्टेंस को एक तरफ लिखें, M एक तरफ कर दें, वो आपके पास इस रिलेशन में किसके को ला रहा है, ES डेल्टा T डिवाइडेड बाय del IP। अब ये यूनिट निकालना है, इंड्यूस EMF यूनिट वोल्टेज, टाइम का यूनिट सेकेंड, करंट का यूनिट एम्पेयर, वोल्टेज सेकेंड पर एम्पेयर, और ये किसके को लाता है, 1 हेनरी के। ठीक हो गया मेरी जान। अब मेरे बेटे 1 हेनरी को अगर डिफाइन करना हो जी, 1 हेनरी किसके इक्वल होगा, या हेनरी को डिफाइन करें तो मेरा बेटा व्हेन 1 वोल्ट EMF इज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल, व्हेन 1 वोल्ट EMF इज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल, जब 1 एम्पेयर का करंट में चेंज आएगा किसके अंदर मेरा बेटा, प्राइमरी कॉइल में, तो उस वक्त जो इंडक्टेंस होगी वो हमारे पास क्या होगी, 1 हेनरी। म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी 1 हेनरी, म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी 1 हेनरी इफ, ऐसा कब होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 हेनरी कब होगी, व्हेन 1 वोल्ट EMF इज प्रोड्यूस्ड in secondary coil, when 1 volt EMF is induced in secondary coil, when current in the primary coil is changed 1 एम्पेयर पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना करंट का चेंज आए, 1 एम्पेयर का, when 1 एम्पेयर करंट is change at the rate 1 एम्पेयर पर सेकेंड। फिलहाल वो कंडी लगा दें आप, 1 एम्पेयर पर सेकेंड। अब मेरे बेटे ये सारा टॉपिक हमने किया म्यूचुअल इंडक्शन में। अगला जो टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन का, उसमें सिर्फ ये है कि अगर मैं एक वेरिएबल रेजिस्टर का इस्तेमाल कर लूं एक ही कॉइल के अंदर, आप खुद बताओ, जब एक कॉइल में करंट चेंज हो रहा है, एक तो आपने उसको दी हुई है ऑलरेडी एक EMF, दी हुई है आपने एक EMF एक्स्ट्रा वोल्टेज, जब उसमें करंट का चेंज हुआ है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ, तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी तो कुछ पैदा करेगा ना EMF, वो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगा, EMF। इसे कहते हैं बैक EMF। मतलब एक कॉइल के अंदर जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है EMF इंड्यूस भी तो होती है ना, जैसे कि यहां पे इस कॉइल में करंट चेंज हुआ, इसने नियर बाय में तो कर दिया, हमने मान लिया, लेकिन इसके अंदर भी तो कुछ ऐसा हुआ होगा ना, इसके अंदर भी तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज। जब इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो एक और EMF इंड्यूस होती है जिसको नाम दिया जाता है बैक EMF का। क्या हमने मेरा बेटा, बैक होती है, सेल्फ इंडक्शन है कि खुद से भी कुछ इंड्यूस कर रही है,
इस फिनोमेना को पहले ऑब्जर्व नहीं किया गया, लेकिन अब ऑब्जर्व किया गया कि भाई आपने कहा जब भी फ्लक्स में चेंज आएगा ईएमएफ इंड्यूस होगी, इसमें चेंज आया, इसमें हुई, तो इसमें भी तो चेंज आ रहा है ना, इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होगी। उसे हम क्या नाम देंगे? बैक ईएमएफ का। जनरेटर्स के अंदर भी, मोटर्स के अंदर भी इफेक्ट मौजूद होता है, बैक ईएमएफ इफेक्ट इन मोटर्स, बैक ईएमएफ इफेक्ट इन जनरेटर्स। तो मेरा बेटा इंशाल्लाह कल का हमारा टॉपिक होगा सेल्फ इंडक्शन में मैं बिल्कुल यही फॉर्मूला यूज करूंगा, सेम यही फॉर्मूला। यहां पे डेल फाई और यहां पे क्या आ जाएगा मेरा बेटा? आई पी की जगह पे मेरे पास यहां पे सिर्फ आई आ जाएगा कि करंट का चेंज, क्योंकि एक ही कॉइल यूज कर रहा हूं, सिर्फ आईपी यूज करूंगा। यहां पे एम की जगह में मेरा बेटा एल आ जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस के लिए। बाकी सारी डेरिवेशन सेम है, यहां तक अगेन सारी डिपेंडेंस भी सेम है। यहां भी मेरा बेटा क्या करेंगे, हमें क्या करना है, ये डेरिवेशन करनी है आपकी माइनस एन एस डेल एस। यहां पे भी क्या होगा? एन एस फाई एस, और यहां पे मैं एल की बजाय यहां पे एल आई लिखा होगा तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगा? एल आई डेल्टा टी। कुछ चेंज नहीं करूंगा, सिर्फ दो कॉइल की जगह पे एक कॉइल आ जाएगी, आईपी की जगह पे आई आ जाएगा। एल आपके पास देखिए जिस तरह म्यूचुअल इंडक्टेंस है इसी तरह हमारे पास आ जाएगी, एल को कहेंगे सेल्फ इंडक्टेंस। यूनिट उसका भी यही होगा, डेफिनेशन उसकी भी यही होगी, सिर्फ सेल्फ को एल से रिप्रेजेंट करेंगे और म्यूचुअल को एम से रिप्रेजेंट करेंगे। कल का टॉपिक इस टॉपिक के बिहाफ पे सिर्फ 4 मिनट का होगा। उसी के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एसी जनरेटर। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन कौन क्या है? एसी जनरेटर और मोटर। एसी जनरेटर और मोटर का एक डिफरेंस अभी बताता हूं ताकि मेरी बाकी बात कल होगी। जनरेटर हमेशा मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, जनरेटर हमेशा मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में तब्दील करता है, और मोटर इसका उलट होती है। मोटर हमेशा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में तब्दील करती है। कल इसके बारे में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, और आप लोगों को भी इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अभी तक एमएमएन नज़ीर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी कर लें। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज़।